अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मौसमियाती तब्दीलियों, बुरी गवर्नेंस और गलत तरजीहात के बायस आज पाकिस्तान बदतरीन कुदरती आफात का शिकार है। मौसम सरमा में खुश साली का सामना होता है तो बरसात के मौसम में शुमाल से जुनूब तक पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ होता है। इस साल हमारा तकरीबन सैलाब की तमाम इकसाम से ही सामना हो गया। शुमाल के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग ने तबाही मचाई। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल और लाहौर जैसे बड़े शहरों में मूसलाधार बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और अब सूबे पंजाब का मशरकी हिस्सा दरियाई सैलाब से शदीद मुतासर है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इकदाम करना तो दूर की बात, हमने तो तमाम बड़े शहरों के कुदरती आबी गुजरगाहों को नकासी आब के निज़ाम में बदल दिया है, जो आज अर्बन फ्लडिंग का बायस बन रहा है। इसी तरह दरियाओं और नदी नालों की ज़मीनों पर कारखाने, हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर कई तामीरात करके आबी निज़ाम को तहस नहस कर दिया गया है। दरियाए रावी के किनारों पर तामीरात करने के लिए तो बाकायदा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम है, जिसके तहत 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनती जो जोन्स हैं वो कायम किए जा रहे हैं। इन तामीरात के बायस ना सिर्फ ये इलाके सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, बल्कि नकासी आब रुक जाने की वजह से पूरे शहर ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी सूरत हाल से इस साल मुल्क में होने वाले नुकसानात के आदादो शुमार के मुताबिक 700 से जायद अफराद हलाक और 200 के लगभग लापता है। 1500 से जायद अफराद जख्मी और तकरीबन 50,000 लोग बेघर हुए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और 5,000 से जायद मवेशी जाया हो चुके हैं। 4,000 से जायद घर, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन सब तबाह हुए हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक हुकूमत का इस साल अब तक $1 मिलियन से जायद का माशी नुकसान हो चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब का मौजूदा हालात पर कहना है कि बर वक्त इत्तला दे रहे हैं, इनखला कराया जा रहा है। वजीर आजम ने हुक्म दिया है कि लोगों की जो भी जरूरियात हो वो उनको फराम की जाए। बड़ी बर वक्त जो है वो इतला दी भी जा रही है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी की जा रही है। जो पेशगी इतला का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कारामद साबित हुआ। जो इनखला है वो मौसर तौर पे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सका। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एक इजलास की सदारत की और उन्होंने तमाम तरह हिदायत जारी की। अशिया रिक्वायर्ड हैं सूबे पंजाब के अंदर वो फराहम की जाए। DGISPR के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में फौज सिविल हुकूमत के साथ मिलकर दिन रात काम कर रही है। हम पाकिस्तान के गयूर अवाम का फौज पर एतमाद करने का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की, सूबाई हुकूमतों की और लोकल इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल सिंक में आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर वर्किंग डे एंड नाइट, और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस एतमाद का जो कि पाकिस्तान की जो गयूर अवाम और मुहिब वतन अवाम है जो अपनी अफवाज पे करती है। 2022 के हौलनाक सैलाब के बाद पाकिस्तान को इमदाद की मद में मुख्तलिफ ममालिक और इदारों ने रकूम दी थी। अमरीका $53 मिलियन, यूरोपीय यूनियन $2.7 मिलियन, चीन तकरीबन $58 मिलियन, बरतानिया $16.5 मिलियन पाउंड, सऊदी अरब, कतर, UAE, जापान, जर्मनी, कनाडा और दीगर ममालिक ने भी मजमूई तौर पर अरबों डॉलर्स की नकदी और सामान फराम किया। इन तमाम हुकूमत से क्या बेहतरी हुई वो तो हमें नजर आ ही रहा है। NDMA और वजारत माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक डिजास्टर मैनेजमेंट और जो ऑडिट रिपोर्ट है 2024-2025 की, उसमें हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। सैलाबी फंड से मुतालिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 91 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां हुई, जबकि 8.4 अरब रुपए का रिकॉर्ड ही ऑडिट के लिए पेश नहीं किया गया। 5.3 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट की खिलाफ वर्जियां हुई, जिसमें सैलाबी इमदाद के लिए खरीदी गई अशिया भी शामिल थी। गैर मजाज अखराजात, टैक्सेस और ड्यूटीज की अदम वसूली जैसी शिकायत भी सामने आई। वजारत आबी वसाइल को भी 2022 के बाद फंड्स के बड़े हिस्से डैम्स और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स की शक्ल में मिले ताकि मुस्तकबिल में सैलाबी दबाव कम हो सके। लेकिन वजारत आबी वसाइल की अपनी ऑडिट रिपोर्ट 2024-2025 कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 678 अरब रुपए की बेकायदगियां सामने आई। बड़े मंसूबे दयामिर भाषा, दासू और मोमन डैम्स 20 से 57% और कराची का K4 मंसूबा 70% तक ताखीर का शिकार है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैलाब के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 2022 में मिलने वाली इमदाद का बड़ा हिस्सा गैर शफाफ तरीके से इस्तेमाल हुआ और जिस मकसद के लिए ये फंड्स फराम किए गए थे, यानी मुतासरीन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ, उसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में 9 लाख से जायद आलमी इमदाद मिलने के दावों पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2023 में किन अज़ाइम का इज़हार किया था, आइए आपको सुनवाते हैं। That the world has answered the prayers of 33 million flood victims of Pakistan. Our conference has been incredibly successful, and we've managed to exceed our own target and exceed pledges and loans of about more than $9 billion. So we're incredibly grateful.
गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अहम फैसले किए और पार्टी को हिदायत जारी की, जिसके बाद सियासी कमेटी ने अपने फैसले को रिवर्स करते हुए मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। स्टैंडिंग कमेटीज़ की रुकनियत और चेयरमैनशिप से भी इस्तीफे आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली सनाउद्दीन खेल साहब का कहना है कि हमने अपने फैसलों को इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक रिविजिट किया है। खान साहब ने कुछ हिदायत दी थी और कुछ इश्यूज को रेफर किया था पॉलिटिकल कमेटी। मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला हुआ है जी कि हम जो है वो पार्लिमान की तमाम स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप है और मेंबरशिप से जो है वो रिजाइन करेंगे। कल जो हमारा उसमें दोबारा जो है रिविजिट किया हमने अपने इशू को और हमने मुत्तफ़िका तो फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला असम्बली वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा माहिर माहौलियात इस वक्त हमें ज्वाइन करी हैं पैनल में, और हमीदुल्लाह मलिक साहब डायरेक्टर PDMA पंजाब इस वक्त आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनब, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू। आपसे चंद हफ्ते कबल भी जब मुसलसल गुफ्तगू हो रही थी इस सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर आपने गुज़िश्ता माह भी कहा था कि अगस्त से ऑलरेडी जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है बारिशों का सिलसिला और सैलाबी जो सूरत हाल है उसका सामना हो सकता है। अब वो यू फोरसीइंग कि इस किस्म के हमें लॉसेस का, इस किस्म की तबाहकारियों का सामना रहेगा? 2022 का सैलाब ना सबसे बड़ा आई ओपनर था और उससे पहले वाला आई ओपनर था 2010-11। चले हम कह सकते हैं उस वक्त टेक्निकली हमें अवेयरनेस नहीं थी। 2015 की हीट वेव्स ने भी आंखें नहीं खोली, लेकिन 2022 के बाद तो हमें समझ जानी चाहिए थी कि ये डिजास्टर अब हर 2 साल बाद आ सकता है। फिर हमने ये देखा कि हीट वेव्स आई, उसके बाद फिर हमने देखा कि शदीद किस्म के बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी यालाबारी लोकलाइज इवेंट्स होना शुरू हो गए, खड़ी फसल तबाह हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमें अंदाजा नहीं था, ये प्रेडिक्शन साइंटिस्ट बहुत साल से कर रहे हैं। हम शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे या हम अपनी पॉलिसी को साइंस के साथ जब कनेक्ट नहीं कर पाते तो फिर वो मामला होते हैं जो अभी हो रहे हैं। हमें ये भी पता है कि हर साल जब सैलाब आते हैं, साउथ एशिया का खित्ता है, इंडिया पानी छोड़ सकता है। बेशक वो जितना मर्जी बोले कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम नहीं मानते, लेकिन क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करता है कि इंडिया कब पानी छोड़ता है और कब वो पानी नहीं छोड़ सकता। ये अब इंडिया के बस के बात की भी नहीं है। तो हम दरियाई सैलाब भी फेस कर रहे हैं, हम क्लाउड बर्स्ट भी फेस कर रहे हैं, हम ग्लेशियर से ग्लेशियाई झीलें भी फेस कर रहे हैं, हम लैंडस्लाइड भी फेस कर रहे हैं। ये फ्लड सुनामी है जो हम फेस करेंगे, कोई सुपर फ्लड नहीं, फ्लड सुनामी है। और इसको कंट्रोल करने के लिए अभी क्योंकि सर पे पड़ा हुआ है ये डिजास्टर, तो जितना हम मैनेज कर सकते हैं कोशिश करें, लेकिन प्रिपेयर्डनेस जीरो है हमारी। हम प्रिपेयर्डनेस में फेल हो गए। हम इन्वेस्ट ही नहीं करते कि इस किस्म की नागहानी आफात से कैसे बचना चाहिए। नो बिल्ड जोन्स कहाँ होनी चाहिए, नो कंस्ट्रक्शन जोन्स कहाँ होनी चाहिए। अगर अभी भी अगले साल हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि अर्बन फ्लडिंग हो गई, ड्रेनेज आउटडेटेड थी, तो क्या फायदा हमारा इतना प्लानिंग करने का, पॉलिसीज बनाने का? वो तो फिर फ्लॉप जा रही है ना पेपर पे। सो दिस इज ऑल इट इज। वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू इन्वेस्ट इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मैं डॉक्टर साहिबा आपकी यही बात, हमीदुल्लाह साहब प्रिपेयर्डनेस पे बहुत ज़्यादा सवाल आयद हो रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं कि 2022 के बाद तो हमें इस हद तक प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि इस किस्म की सिचुएशन, या अब जब हमारे मिनिस्टर्स ये बात कह रहे हैं कि भारत की जानिब से आबी जारियत और इसको बतौर एक वेपन के तौर पे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, पाकिस्तान को इस तरह की सिचुएशन का सामना करवाया जा रहा है। हमने क्या किया है हमीदुल्लाह साहब? और हम 12 अगस्त से जो मुसलसल वार्निंग्स इशू हो रही थी उसके बाद भी हमने क्यों नहीं ये इलाके जो है वो खाली करवा सके? हम बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि स्टेट कुछ नहीं कर रही। स्टेट बहुत कुछ कर रही है। और जो बचने वाली बात है, अब बारिश ने होना है तो वो बारिश से उसको रोका तो नहीं जा सकता, बारिश ने होना ही होना है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप कैसे मैनेज करते हैं कि बारिश से नुकसान की बजाय फायदा उठाएं या उससे नुकसान कम से कम हो। तो अभी फ्लड आया है जो, इसके हवाले से सिस्टम था इन प्लेस, तो आज तक अभी देख रहे हैं, आपने सुना है कि हर तरफ 3 दरिया जो वो उबल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कैजुअलिटी जो है ना वो आपने नहीं सुनी होगी किसी जगह पर हुई है। कल नरवाल में 25 लोग जो ट्रैप हुए थे एक जगह पर, और वो अपनी गलती से वो, तो उनको पहले कहा गया था यहाँ से आप निकल जाएं, वो नहीं गए। फिर उसके बाद वो अपनी छत पे बैठ गए, तो फिर उसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया। इस तरह का कोई अब एक आध सीन और भी शायद नजर आए। अब लाखों लोगों में 3 दरियाओं के जो अगर जिले गिने तो कम से कम ये 30 जिले बनते हैं, तो उनमें से कोई 1-2 के अलावा कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बनी। हमने टाइम पे लोगों को वार्न कर दिया था, और फिर उसके बाद सिर्फ वार्न नहीं किया, फिर उसके बाद जाकर इवैक्यूएट करवाया है। हर मस्जिद में ऐलान हुआ है, हर एक बंदे तक पहुंचा है, मैसेज गया है, फोन पे भी मैसेज गया है,
सोशल मीडिया पे भी गया है, टीवी प्रोग्राम में भी किया। आप लोग खुद इसमें बड़े जबरदस्त किस्म की आपकी कंट्रीब्यूशन है इस अमल में। आप आज का जो प्रोग्राम है इसको भी आप मिसाल के तौर पर देखें तो आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है कि ये पैगाम लोगों तक जा रहा है। अब ये तो था एक सिर्फ वार्निंग की आदत। फिर उसके बाद लोगों को वहां से निकालना, कुछ अपने मदद आपके तहत वहां से शिफ्ट हो गए अपने घरों में, कुछ जो थे उनको रिसोर्सेज नहीं थे तो फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंज किया, उनको वहां से निकाला और फिर उनको मुनासिब जगह पर जो है ना शेल्टर रिलीफ कैंप बना के दिया और उसमें उनको ठहराया। ये पर हमीदुल्ला साहब ये चीज़ों जरूर बताइए कि नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स का बताया जा रहा है बड़े क्रिटिकल है। दरियाए रावी और सतलज और ऊंचे से ऊंचे दर्जे के सैलाब की का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उससे अब निमटने के लिए किस हद तक हमें हमारी प्रिपेयर्डनेस इस वक्त इंटैक्ट है? और एक और मैं ज़रूर आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये जो दरिया के किनारे जो सोसाइटीज़ बनने का जो मामला है और जो एनओसीज इशू की जा रही हैं और बाकायदा ये अंडर रूडा जो है वो सबकी अप्रूवल्स नज़र आ रही हैं, क्या पीडीए में इन सोसाइटीज़ के लिए कोई प्री वार्निंग पहले से इशू नहीं करती या गवर्नमेंट को मुतनब्बे कराए कि ये इंतहाई एक ख़तरनाक सूरत हाल आगे जाके जा सकती है? जी आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है और कुछ चीज़ें जो है ना वो इवाल्व होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहले गाड़ियां नहीं थी तो ट्रैफिक का महकमा भी नहीं था, जैसे पहले इंटरनेट नहीं था, ये साइबर क्राइम वाला महकमा भी नहीं था। तो जैसे जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है वो महकमा या उसके कानून, उसके बायलाज, उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो पहले ये इस तरह के अवामिल नहीं थे, क्लाइमेट इतना वर्स्ट नहीं हुआ था, मुनासिब फ्लो रहता था दरियाओं में, वो इकट्ठा नहीं होता था, पानी इस तरह चलता रहता था। तो दरिया के किनारे वैसे नेचुरल सी बात है, जो आबादियां हमेशा होती हैं वो दरियाओं के किनारे पे होती हैं। आप तारीख उठा के देख लें, जितने आपको शहर मिलते हैं पुराने तारीखी शहर वो भी दरियाओं के किनारे पे होते हैं, क्योंकि वहां से पानी मिलता था उनको, उधर वहीं पर ज़राअत होती थी, वहीं पर उनका खाना पीना भी वहीं। तो ये एक नेचुरल सी बात है लोगों का उस तरफ जाना। और अब ये है कि वो लोग लोग जो है ना, किसी की जमीन थी वो अपने बना लेता था, अपना घर बना लिया, कुछ और किसी को दे दिया, वहां पर रिहाइश गाहें बन गई। लेकिन बाकायदा तौर पर एक स्कीम के तहत जो है ना वो बनाने में वो अभी ट्रेंड आया है और उसके लिए ये है कि अब उसके एसओपीज बन गए हैं, उसके बायलाज बन गए हैं। अब जो आबादियां इस तरह की दरियाओं के करीब हो रही हैं तो उसके ऊपर यकीनन जो है ना बड़े सख्त किस्म के एक्शन होंगे, क्योंकि ये जो है ना इंसानों की जानों से खेलने के का किसी को भी इजाजत नहीं जा सकती, कोई भी हो। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ के स्टेटस क्या है। मशरक वाले दरिया से शुरू करते हैं, सतलुज से। तो सतलुज का जो है, ये सतलुज, रावी और चनाब, ये तीनों दरिया जो है वो इंडिया से आते हैं और उसके ऊपर हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डैम टाइप की कोई चीज रिजर्वायर नहीं है। तो वो जैसे दाखिल होते हैं और फिर उन लोगों को पता चलता है कि जी पानी आ गया है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ हालात खराब होने की वजह से इतलात नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी इस दफा एक हफ्ता पहले से जो है ना इंडिया ने हमें रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब इस वक्त सिचुएशन जो है वो सतलुज में 2,53,253 ये क्यूसेक पानी चल रहा है और ये कुछ सस्टेन करेगा एक आध दिन और भी। दूसरी तरफ आए रावी की तरफ, तो रावी और सतलुज में ये अचानक पानी जो है ना, ये बारिश हुई है, कल जो बारिश हुई है वो बहुत शदीद बारिश थी। 300 से लेकर 400 मिलीमीटर तक जो है ना वो बारिश हुई है 3-4 घंटों में। तो वो बहुत बड़ा एक इन्फ्लक्स पैदा हुआ, फ्लो बना। और उसमें जहां तक कहा जा रहा है कि इंडिया जो है ना अभी जा रही है, तो देखिए उसकी जो बनती है ना, अगर कन्वर्ट करें उसको मॉनेटरी टर्म में, तो वो $1 बिलियन तकरीबन बनता है। तो आप समझ लें कि तकरीबन 3 खरब के करीब बनता है। तो कौन इसको ज़ाया करना चाहेगा ऐसी नेमत को? तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता स्ट्रक्चर के हवाले से होता है कि अगर पानी जो है अगर भर गया है तो वो फिर मजीद जो है ना स्ट्रक्चर का नुकसान हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा रिलीज करके पिछले पानी को फिर उसमें फिल कर लेते हैं। इस तरह का तो हो सकता है, अदरवाइज कोई इस तरह की जो है ना वो ना पाकिस्तान करेगा ये एक अल्लाह की नेमत को ज़ाया, ना ही इंडिया करेगा। तो ये जो बात की जा रही है हमीदुल्ला साहब, आप इस बात से अग्री नहीं करते? मिनिस्टर साहब भी, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि भारत की तरफ से ये जारियत जारी है, आप इस बात को रिफ्यूट करते हैं?
नहीं वो देखें जी, अब आपी जारियत जो है ना वो पानी तो उधर तो इंडिया की तरफ से आया है। वो जारियत इस तरह की है कि मिसाल के तौर पर अगर हमें नहीं पता, अब एक अचानक के दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है, हम अंदर कमरे में बंद हैं, फर्ज करें तो अचानक निकलें तो आगे से देखें तो कोई जनाब क्या कुछ आ जाए सामने। हाँ। तो इस तरह ये अभी जारियत, एक समझिए ना, इंफॉर्मेशन ना देना भी तो एक किस्म की वो जारियत हो सकती है ना। हाँ। तो ये इस तरह का इंफॉर्मेशन शेयरिंग ना होना एज सच भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो बात की, आपने बड़ी पते की बात की कि अगर पहले एक चीज का पता चल जाए, और हमारी जो दूसरी हैं गेस्ट हैं उन्होंने भी बात की, पहले पता चल जाए तो हम तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए वो देखिए, मंगला है और या तरबेला है, तो वो दोनों जो डैम है हमारे अंदर है। पाकिस्तान में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, वहां पर कोई भी एक इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, वहां पर लॉसेस का अचानक पानी नहीं आता। वो पहले पता होता है कि इतना छोड़ रहे हैं, इस टाइम पे छोड़ेंगे, फलां फलां जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब आएंगी। अच्छा, अब जो बात कर रहे थे आप भी प्लानिंग के हवाले से, कि किसी जगह पर बादल हो चाहे दरिया का बहाव हो, वो एक सिर्फ ट्रिगर डालेंगे किसी उस सिस्टम के अंदर, सिमुलेशन में, तो वो बता देगा कि इससे कौन कौन से मौजे आएंगे, बस्तियां ज़ेरे आब आएंगे और कौन कौन से घर आएंगे। और सिर्फ घरों की हद तक नहीं है, उनके लोगों के नंबर हमारे पास हैं, वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम जनरेट करता है, उनको मैसेज भी चले जाते हैं। आप राब्ता करें मुख्तलिफ आबादियों में तो उनको मैसेजेस गए होंगे कि जी फलां फलां जगह पर जो है ना वो आपके इस वक्त इतना पानी आएगा, इसलिए आप फलां जगह पर आप शिफ्ट हो जाएं। और फलां जगह का मतलब है कि वो दिया होगा, बंदे का नंबर भी दिया होगा कि हमीदुल्लाह फलां साहब, यही तो लोकल बात थी कि पर्सन है, फलां वो कब बिल्डिंग से है। वार्निंग्स इशू हो रही थी, मुसलसल 12 अगस्त से वार्निंग्स इशू हो रही थी, लोग इवैक्यूएट भी नहीं करते हैं। नहीं, ये आपकी बात थी कि आज सुबह में बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता चलूं। असिस्टेंट कमिश्नर जो कंसर्न है रावी में, जिनकी वो ड्यूटी है, तो वो गई हैं और वो रात भी उन्होंने लगाई उसके ऊपर, और वो हैरान थी कि रात को तो ये वाले जो लोग हैं इनको तो हमने निकाला था, ये अब फिर वहां कैसे पहुंच गए। तो वो दो तीन तीन दफा लोगों को निकाल के ले गए और फिर वो वापस पहुंचे दोबारा होते से आ हैं। जाता है, तो लोगों को भी तो ये समझने की जरूरत है। बट हमीदुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच, वक्त की कमी है बट बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असेंबली। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर नियाजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, आपकी जमात ने, खान साहब ने अब ये जो लड़ाई है वो सिस्टम से बाहर लड़ने का फ़ैसला कर लिया है? इसको शायद लोग इस तरह से ले रहे होंगे कि रिएक्शनरी फ़ैसला है। अगर रिएक्शनरी फ़ैसला होता तो खान साहब कहते कि तमाम इलेक्शंस का हम बाइकआउट कर रहे हैं। आप खुद देखें कि मियां अज़हर साहब वाली सीट जो खाली हुई है उस पर स्पेस रखी, उस पर पीटीआई आज भी इलेक्शन लड़ रही है, लाहौर की जो सीट है। मगर इस पे क्यों स्पेसिफिकली स्टैंड लिया? क्योंकि 9 मई की जिस अंदाज में कन्विक्शंस की गई उसमें खान साहब ने कहा कि पार्टी की तरफ से वाज़ेह रद्द अमल आना चाहिए। और उन लोगों को खालिसतन क्यों टारगेट किया गया? उन लोगों को इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो पीटीआई के फोर फ्रंट पे थे। अगर ओवरऑल अगर आप इस 9 मई के केस को फॉलो कर रहे हो तो ये देखें, कंस्पिरेसी के जो मुल्ज़िमान हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ते रहे हैं। ये नहीं है कोई स्टैटिक नंबर था जिसको उन्होंने टारगेट किया। ये 8-10 लोग शुरू में जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो कॉन्स्पिरेसी में आज तक मौजूद हैं, उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। यही तफ्तीशी जब पहली दफ़ा सरगोदा की अदालत में गया तो उसने 16 बंदों के नाम लिए, मगर फैसलाबाद जाता है तो 40 से ऊपर की तादाद चली जाती है। इसी तरह लाहौर जाते हैं तो और बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसी क्या बात हुई? वो बुनियादी तौर पे मकसद क्या था कि जो लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं उनको नुकसान पहुँचाना है। और इसी वजह से उन लोगों के लिए इमरान खान ने आज एक स्टैंड लिया। और अगला फेज़ क्या होगा? असेंबलियों से बॉयकॉट होगा, इज्तिमाई इस्तीफ़े नज़र आ रहे हैं आप? देखिए, प्रिडिक्ट जो करें लोग वो तो इसी तरह से देखेंगे, मगर देखें अगर खान साहब ने उस लाइन पे अगर फौरी तौर पे जाना होता, अगर हम 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन देख रहे होते तो फिर वो लाहौर का भी कहते कि इलेक्शन नहीं लड़ना। फिर साथ साथ ये भी हिकमत अमली ना होती कि हम KPK में कुछ इलेक्शंस लड़ें और पंजाब में ना लड़ें, तो डिफरेंट लाइन पे होती। वो ख्वाजा साहब ने उस पर ज़रूर एक तनकीद की है कि KP के लिए आप लोग के लिए काबिल कबूल है, लेकिन जहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है वहाँ पर आप इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते। आमिर इलियास राना साहब, सर ये इमरान खान साहब की जो हालिया
डायरेक्टिव्स है बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट, असेंबली जी की जो पार्लियामान की जो कमिटीज़ हैं इनिशियल फर्स्ट फेज़ में, तो उससे मुस्ताफ़ी हो जाना, अगले फेज़ में मुमकिन तौर पे जो अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े भी सामने नज़र आए, इसका पीटीआई को फ़ायदा होगा आपके ख्याल में या नुकसान ही नुकसान है? देखिए, हम इसको देखें, जब पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और केपी असम्बली, 2 असम्बलियां तोड़ी गई और पंजाब कौमी असम्बली से वो रिजाइन करवा दिए गए, उसका चलें पॉपुलैरिटी का एक जवाब बना लें कि जी हम तो छोड़ गए थे, लेकिन पीटीआई के अंदर ये बहस बहुत हुई कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ असम्बलियां तोड़ने का और उससे हमारे ऊपर सख्तियां बढ़ी। ठीक है जी, आप हारे जीते इलेक्शन किया, ये इमरान खान साहब की जो कल की थी वो जारहाना मूड में बॉलिंग बैटिंग सारे करते हुए नजर आए। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी तौर पे जो कल ट्वीट किया, पहला हिस्से में फील्ड मार्शल के ऊपर बराह रास्त तनकीद की और दूसरे हिस्से में अली अमीन गंडापुर को उन्होंने निशाने पे रखा और बातें हो रही हैं उसके ऊपर कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, क्योंकि पहले अली अमीन गंडापुर बातचीत कर रहे थे, फिर उन्हें मना किया कि किसी से बात ना करें, तो वो पहले किसी भी वक्त किसी भी रास्ते से आ जाते थे, सुबह शाम दोपहर रास्ता भी खुलता था, खान साहब से मिलते भी थे। अब खान साहब ने जो कल गुफ्तगू की और उसके नतीजे में आज स्टैंडिंग कमेटियों से लोग चले गए, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तो स्टैंडिंग कमेटी है ना, कुछ और तो नहीं है उसका। हो गया, उससे इस्तीफा आ गया है जुनैद अकबर साहब का। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो कुछ और लोगों ने नहीं दिए, बाकी इंतजार में है, कुछ कमेटी में आज पीएससी में गए भी नहीं थे। फैसल करीम कुंडी ने दे भी दिया, जो फैसल अमीन कुंडी ने दे भी दिया, जो रिजाइन करना था उन्होंने, कुछ और लोगों ने भी किए। आप कुंडी साहब वो माइंड ना कर जाए, फैसल अमीन गंडापुर नहीं, वो असल में वो मिक्स हैं, तो ये सारे रिश्तेदार ही ना और एक ही जिले के हैं, कोई मसला नहीं है। गंडापुर कुंडी मतलब क्या कि मैंने ठीक कर दिया, चले कुछ अमीन कर दिया तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक बात कही है आपने। तो वो असल में चल तो वही जिला रहा है ना, चाहे अपने जिले में वजीर आला ना जा सके शाम में, पड़ोस में तो ये भी हैं, उमैर साहब भी वहीं पे हैं, कोई मतलब मुझे भी वहीं से गुजर के बखर जाना पड़ता है, मैं भी कोट बेलिया से निकल जाता हूँ, मैं भी डीआई खान जाने की हिम्मत नहीं करता, जो हालात जब चीफ मिनिस्टर के लिए ना हो तो हमें क्या जरूरत पड़ी है वहां से जाएं। तो ये जो सिचुएशन इमरान खान ने बनाई है ना पार्टी के लिए और मुश्किल पैदा की है, मेरा ख्याल है उनकी क़यादत इस बात के लिए तैयार नहीं है, और जो अगला मरहला जो धमकी के तौर पर पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो अब तक पब्लिक नहीं हुआ वो फिर पब्लिक होगा, नजर आएगा। क्या खान साहब 26 नवंबर आखिरी तो वही था ना, बड़ा अटैक जो था कि जी हमने हमला करना है और कफन बरदार हमारे हैं। आप 9 मई के ऊपर तो बहुत कुछ हो चुका, सजाएं हो चुकी, लोगों के लिए इनके वकला भी दस्तयाब नहीं है, आम वर्करों के लिए। तो ये क्या करेंगे इसके बाद देखना ही होगा कि बंद गली मजीद मुश्किल लाएगी, क्योंकि पार्लिमानी जो इनकी कुव्वत है वो तो खुश नजर नहीं आ रही, सीधी सी बात है। इस फैसले से अमल वो करने पे मजबूर होंगे, लेकिन जब रिजाइन की बात आएगी तो फिर कुछ लोग छोड़ेंगे, फिर राजा रियाज नहीं निकल आएंगे। मैं भी ये उमैर नियाजी साहब से, उमैर नियाजी साहब वाकई में क़यादत तैयार नहीं है खान साहब, क्योंकि एक आप लोग की तरफ से वोटिंग हुई थी इवन बाई इलेक्शंस के भी हवाले से, उस पर भी अलाइन नहीं थे, लेकिन अभी मनुआन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तस्लीम तो करेंगे, लेकिन क्या सिद्के दिल से तस्लीम किया जाएगा खान साहब के इन फैसलों? देखिए, सियासतदान पॉलिटिकल एनिमल होता है और वो सियासी तौर पे अखाड़े में ही रहना पसंद करेगा। आप सियासतदान को कहें कि अखाड़ा मैच सजा हुआ और वो मैच बाहर से देखे तो किस तरह का वो उसकी कैफियत होगी। देखिए, इसी तरह सियासतदानों की कैफियत होती है। और देखें, ख़ास तौर पे हमारे वो लोग जो इस वक्त बाई इलेक्शन समझते थे, मियाँ वाली की एग्जांपल ले लें, अहमद भच्चर साहब डिसक्वालीफाई हुए, उनके जगह पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। अब खान साहब जिसको भी टिकट दे दें, मियाँ वाली जीतना मसला नहीं, मगर अब जो नहीं लड़ पाएंगे, देखें कैफियत क्या होगी अहमद भच्चर साहब की। मतलब अगर वो किसी को बैक करते, वो बंदे ने बड़े आराम से कैरी कर जाना था, मगर फिर भी जमात में मुश्किल स्टेज जब आते हैं तो क़यादत को फैसले करने पड़ते हैं और पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ता है। अभी है, लेकिन रिजर्वेशंस जो आमिर साहब भी कह रहे हैं, और आमिर साहब बड़ी बाखबर साफी हैं। देखें, उन्होंने मेरी भच्चर साहब से उन्होंने कहा मैं दिल से जना खान साहब का फैसला कबूल करता हूँ। आप देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब रहा हुआ है, ठीक है, जो कि मतलब 3 कंसेक्टिव इलेक्शन जीता हुआ है और हल्का खाली छोड़ने की बात करे। इसी तरह अहमद चट्टा के देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं मतलब गोरे के ज़माने से वो इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, ये पहला इलेक्शन होगा जो इसमें वो कंटेस्ट ही नहीं करेंगे, तो वो लोग इस चीज़ पे आमीन कह रहे हैं। बाकी देखें पॉसिबिलिटी हर चीज़ की। डोंट यू थिंक कि आप लोग ने वो जो प्री 8 फरवरी 2024 का एक फेज था, बड़े मुश्किल हालात थे आपकी जमात के लिए, आप लोगों ने आग का दरिया अबूर करके वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किया और फिर 180 सीट्स इस तरह आप क्लेम करते हैं, जिसमें से 90 आपकी सीट चले ले ली गई। अब बट इलेक्टोरेट के साथ ज्यादती नहीं होगी बाई इलेक्शंस में ना जाना?
वोटर, क्योंकि कल तक राणा सनाउल्लाह साहब भी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि वोटर आपके साथ ही है। नहीं, वोटर बिल्कुल साथ ही है। और देखें, वोटर ने निकलना नहीं है, आपको टर्न आउट देख लीजिएगा, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। देखें, वोटर निकलता किस चीज़ के लिए? वोटर निकलता है रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी के लिए। बाई इलेक्शन जब पता है कि आपने सारी चीज़ एक तरफ टिल्ट कर लिया, आपने नंबर मैनेज कर लिया, आपने एक ऐसी जमात जिसकी सीटें ही नहीं थी, आपने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत दे दी है, अब वोटर किस एक्सपेक्टेशन पे निकलेगा? देखें, 8 फरवरी का वोट पीटीआई को किस एक्सपेक्टेशन पे पड़ा था कि खान साहब रिहा होंगे। तो उस रिहाई की पॉसिबिलिटी में इलेक्शन लड़ना तो नहीं फैसिलिटेट कर रहा। अब क्या चीज़ फैसिलिटेट करेगी? जो इमरान खान कहेगा। बाकी राणा साहब जो कह रहे थे, देखें फॉरवर्ड ब्लॉक बनते भी रहते हैं। आपको लग रहा है? नहीं, मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। देखें, राजा पब्लिक वोट तो आप कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तो बातें थी, लेकिन अब पब्लिक होंगी। पब्लिक देखें, राजा रियाज ने क्या चीज़ अचीव कर ली। आज ये सूरत हाल है, बाई इलेक्शन हो रहा है, उसी राजा रियाज को टिकट नहीं मिला। तो बात है, फॉरवर्ड ब्लॉक वालों का नामो निशान भी मिट जाता है। और ये चीज़ की हकीकत का पीटीआई वालों को बड़े अच्छे तरीके से अदराक है। अगर किसी के दिल में थोड़ा बराबर भी नुक्स भी हुआ ना, वो भी जुर्रत नहीं करेगा। और खान साहब की अब जो प्लानिंग है कि मोबिलाइजेशन होगी, सड़कें गर्म होगी, वो किस तरह से मुमकिन बना सकेंगे? अगरचे हालात आप लोग के लिए बड़े मुश्किल हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक नाज़रीन शामिल करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि वोटर भी नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ जो ये जो इत्तेहाद था, हुकूमती इत्तेहाद, जो इलेक्शंस बाई इलेक्शंस को मुश्तरका तौर पे पीटीआई के अगेंस्ट लड़ने का ख्वाहिशमंद था, उसमें अगरचे ये कहा जा रहा है कि नून लीग को एक विन विन सिचुएशन उसके लिए ज़रूर है, लेकिन अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले फेज़ में कौमी असम्बली की नशस्तों से भी इज्तिमाई इस्तीफे दे देती है, बाहर आ जाती है, तो इस ऐवान की फिर क्या वक़्त रह जाएगी? आमिर साहब, मैं इसको इसलिए लेटेस्ट से मिसाल दूंगा कि 2022 में भी तो निकल गए थे, तो क्या हुआ था? क्या किसी ने फिर उसको चलने नहीं दिया? ऐवान ने अपना टाइम पूरा कर लिया। लेकिन आमिर साहब, लेकिन सियासत में ऑपोजिशन को स्पेस देना, वो नहीं आपके ख्याल में खत्म हो जाएगी? वो इखलाकी बरतरी, अददी बरतरी तो उनको मिल जाएगी सीट्स के फॉर्म में। नहीं, जैसे आपने तबसरा किया कि 90 का फैसला आपने अपने तौर पे कर दिया कि वो तो दूसरों को दे दी गई, टोटल ही सारा इलेक्शन आपने अपनी एक स्टेटमेंट में पूरा कर दिया, वो आप भी कर दें। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस सेंस में ये बात कह रहा हूं कि जी देखें, जब ऐवान चल पड़ा ना पहले भी, और फिर पीटीआई की क्यादत की तरफ से बयान आए एक सारे मुख्तलिफ लोगों के कि हमसे गलती की, हमें नहीं करना चाहिए था। अब भी मैं समझता हूं कि इनका राइट है कि ये असेंबली में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करें। अगले मरहले पे नहीं जाना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग आज स्टैंडिंग कमेटियों से गए हैं, वो बार बार यही लोग कह रहे थे ना, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब भी कह रहे थे कि जी फिर इन कमेटियों की वक़्त नहीं होगी जब हम नहीं बैठेंगे। भाई ये बात रिसेंट पास्ट में हम देख चुके हैं कि सिस्टम ने सिस्टम को चला लिया, उन्होंने नहीं परवाह की। ये तब होता है जब आइडियल जमहूरियत की बात हो रही हो, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो। अब आप इमरान खान साहब को देख लें कि उनकी एक मुसलसल पॉलिसी है, तसलसल है उसमें, कि मुझे हुक्मरानों से नहीं बात करनी। जब आपने नहीं बात करनी, आपके पास चल के प्राइम मिनिस्टर आए, आपको ऑफर घर पे दें, जुबानी दें, आपके चेयरमैन को करें, कुछ 14 अगस्त को करें और आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। जो ज्यादती पीटीआई के साथ हो रही है उसके ऊपर तो कोई ये नहीं ना कह रहा कि ये ठीक हो रहा है। सियासत के अंदर ये सारी पार्टियों ने भुगती हैं, लेकिन फिर सियासत की जाती है, फिर गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए। अब ये जो कल के खासकर पैगाम के बाद, जिसमें ना सिर्फ वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, बल्कि वो जो मुतालबा है जिसमें माफी मांगने के हवाले से वो कह रहे हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, अगले माफी मांगे। इसके बाद तो मफाहमत, मुज़ाकरात, एंगेजमेंट, इसकी बात ही वो बैक बर्नर पे चली जाती है। नहीं, तो मेरा कहना यह है कि जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, तो आपसे रब्ता किसने किया? कुछ बता देना, 2-4 लोगों के नाम 22 मई के बाद। मैं कह रहा हूँ, किसने आपसे रब्ता किया एस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब अल्लाह का वास्ता है आप हमें माफी दे दें? कोई ऐसी बात हुई है? जेल की कोई बात बता दें कि फलाना बंदा आया था 22 मई के बाद। और जब ये 22 मई को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कहा था कि हम कोई बात नहीं करेंगे किसी और से और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, तो कोई बात एस्टेब्लिश भी तो करें ना, कि आपके साथ कोई बात करने आया और आप कह रहे हैं नहीं मुझसे माफी मांगो। फिर आपको छोड़ दिया गया ना, आपके अपने लोगों ने, जो जिसमें कौन थे उस मुलाकात में,
बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा थे और अली जफर थे। मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि मैं फौज से बराह रास्त बात करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। तो आपसे रब्ता नहीं हुआ? आपको जो काम फैसल फरीद जो आपके वकील थे और कह रहे थे कि सीरियसली 9 मई को हमारे 60 65 75 लोगों को सजाएं होने जा रही हैं, तो वो सजाएं शुरू हो गई। वो तो अदालतों ने एक तरफ गुड टू सी यू से लेके और आज तक रास्ता ही दिया। फिर अब माहौल बदल गया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का चेंज हुआ 26वीं तरमीम के साथ। हम पहले से बता रहे थे कि अब होगा, ये जाएगा ही तब 190 मिलियन पाउंड का केस फैसला ही तब होगा जब वहां माहौल बदलेगा, कि वहां पे बैठे भी इसीलिए। तो आज मेरी कुछ पीटीआई के रहनुमाओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही बात की कि हम ये टैक्टिक जरूर है खान साहब की कि कमेटियों से इनिशियल फेज में इस्तीफे शायद वो झंझोड़ना चाहते हैं उन कुव्वतों को कि वो आए और आके मुज़ाकरात की तरफ कोई ना कोई पहल करें। और ये तो चले हर किसी की अपनी उस बारे में ओपिनियन होगी, मगर देखें इमरान खान कोई अगर देखें ना इस तरह से देखें कोई गुस्से में फ़ैसले नहीं कर रहे। देखें अगर गुस्से में फ़ैसले करने होते तो बुनियादी तौर पे ये निकलने वाला फ़ैसला उस वक्त करते जब उन्हें अलकादिर केस की कन्विक्शन हुई थी। उन्होंने ये उस वक्त नहीं किया। ये रिएक्शन कब आ रहा है? खान साहब को तो नहीं 9 मई में सज़ा हुई, 9 मई में तो पार्टी वर्कर्स को सज़ा हुई है या पार्टी लीडरशिप को हुई है, तो उनके लिए खान साहब ने स्टैंड किया है। बाकी आप देखें कि सिस्टम को झंझोड़ने वाली बात है। देखें ओवरऑल सिस्टम ने खुद रियलाइज़ करना है। आप समझें कि इस तरह से पार्लियामान चलने से मुल्क चल जाएगा, तो मुल्क चल नहीं रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग आप जो अदादो शुमार की हेरा फेरी कर लें, नंबर कर लें, आपके वो नंबर्स हैं ही नहीं जो इमरान खान छोड़ के गए थे। आप मईशत पे हाथ डाल लें, मईशत के डिटेल फिगर जिधर देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो जीडीपी का 18% होता था वो कॉन्ट्रैक्ट करके 11% पे आ गया। टैक्स कलेक्शन पिछले साल आपने अचीव ही नहीं किया। जिनको आप चुन के लाए हैं, जो हीरे आपने ढूंढे हैं, उन्होंने करप्शन के अंबार लगा लिए। मतलब चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, बाकी स्कैंडल्स तो उभरते आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान को भी रियलाइज़ है। देखें हम सारा फोकस करें बातचीत पे, अगर वो नहीं बातचीत करना चाहते तो पीटीआई की तरफ भी विलिंगनेस कोई नहीं है। इमरान खान के ट्वीट ने बराबर का जवाब दिया है। खुद आप देखें इमरान खान की तरफ से तो कोई मैसेंजर सामने नहीं आया ना, अगलों ने तो अपने मैसेंजर का हशर नशर करके जो है ना जो किया है वो बताने के लायक भी नहीं छोड़ा। तो इन चीज़ों में देखें अल्टीमेटली सियासत में टाइम भी बाय करना पड़ता है, टाइम के साथ स्पेस भी बनती है। और हालात को मैं पहले भी एक दफ़ा और एक जगह और भी कहा कि हम खाली पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। पॉलिटिकल लेंस के साथ ना देखें, आपने सोशो इकोनॉमिक पोजीशन भी देखें, पाकिस्तान की ग्लोबल प्लेसमेंट जो टाइम बीइंग के लिए है, वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी देर रहती है। इन सारी चीज़ों को जब मिला के देखेंगे तो इमरान खान की जगह है ही है। नहीं, लेकिन मौजूदा हुक्मरान तो हमें इस वक्त बता रहे हैं कि मुल्क जो है वो मईशत हमारी स्टेबलाइजेशन के फेज़ में है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हालात अगरचे वो सैलाब की सूरत हाल से ज़रूर निपटा जा रहा है, बट मुझे ये ज़रूर बताते हैं कि पार्लियामान के अंदर अगेन जिस तरह पीटीआई कहती है कि भाई स्पेस नहीं थी, पार्लियामान के बाहर स्पेस नहीं थी, अब जब सड़कों का रुख किया जाएगा वो मोबिलाइजेशन के लिए, जिसमें नॉमिनेशंस ऑलरेडी महमूद अचकज़ई साहब की और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की नॉमिनेशन सामने आई है, जो कि कंफर्म करती है उस माइंडसेट को कि वो चाहते हैं इमरान खान साहब के एहतजाजी जो मज़ाहिमती सियासत है उसको वो आगे लेकर बढ़े। किस तरह से आप लोग मुमकिन बनाएंगे, अगरचे अब हालात अभी भी आप लोग के लिए कोई कंड्यूसिव तो है नहीं? देखिए पीटीआई के लिहाज से आप देखेंगे बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं। इसलिए नहीं कंड्यूसिव कि पीटीआई क्या मतलब पीटीआई का छोटा सा बच्चा भी अगर इमरान खान की रिहाई हो, वो बच्चियाँ लेके अगर सड़क में मिठाई बांटते हैं तो वो 4 से 5 साल के बच्चों को भी उठा लेते हैं। तो इस तरह के हालात हैं, मगर फिर भी जबर का मुकाबला तो करना है। ग्राउंड की सिचुएशन देखें, आप देखें सोसाइटी में इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है वो कोई भी नहीं ऑब्जर्व कर रहा। देखें लोग इस वक्त हैंड टू माउथ है। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ये वो गवर्नमेंट है जो आज मिनिमम वेज भी नहीं सेट कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सारों की तरफ से रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो भी नेचुरली पे ही नहीं कर सकते। इस वक्त लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं, जब पेइंग कैपेसिटी नहीं, लोगों की ख़रीद की कैपेसिटी नहीं। देखिए मईशत का पहिया उस तरह से चल ही नहीं रहा। आप जो मर्जी करें, माइक्रो लेवल पे देयर इज़ इंस्टेबिलिटी, और उसी चीज़ पे ना सिर्फ पीटीआई देख रही है और बहुत सारे फैक्टर्स देख रहे हैं। राइट। मैं आमिर साहब, जिस तरह बैरिस्टर नियाजी साहब कह रहे हैं कि 2 माह का वक्त दें, इसमें से बेहतर नताइज निकलेंगे। अब जब इमरान खान साहब का भी मूड नजर आ रहा है, वो पार्टी को भी उसी पिच पे लेकर आना चाह रहे हैं जिस पिच पर वो खुद है। सड़कें गर्म होने की अब बात की जा रही है, मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है। आपको ये होता दिखाई दे रहा है कि वो वापस से 26 नवंबर 2024 के बाद जो कुछ पीटीआई नहीं कर सकी अब तक, वो वापस से उस ड्राइंग बोर्ड पर आएगी और एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी, उसको एग्जीक्यूशन की तरफ भी लेकर जाएंगे? देखें बैरिस्टर साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आइडियल माहौल की बातें हैं। अब 5 अगस्त इमरान खान की थी ना कि जनाब एहतजाज करें और मैं लीड करूंगा, मैं जेल से उसको सुपरवाइज करूंगा।
अली अमीन गंडापुर ने क्या बयान दिया कि वो इंतहा नहीं होगी, इब्तिदा होगी। तो कुछ भी ना हो सका, ना इब्तिदा हो सकी ना इंतहा हो सकी। चलें, अब वो इतला ये आई है कि जी मिड सितंबर में केपी में आप जलसे करें। तो केपी में तो पहले भी आप जलसे कर रहे थे। आपके यहाँ एक हार्ड लाइनर सूबाई सदर आया, जुनैद अकबर, वो आज कुछ बोल रहे हैं ना। इमरान खान ने खुद उनके एक इंटरव्यू पे 3 वकीलों की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे बड़ी ठीक ठाक बातें की, शराम तरह कही, और असद कैसर के हवाले से कि मैंने एक जलसा कराया, मेरा काम और इन सब के काम ही रोक दिए उन्होंने। और खान साहब ने उसको भी कहा कि आइंदा ऐसा इंटरव्यू नहीं देना। वो चुप हो गए। अच्छा, ना वो तेजी दिखा सके ना वो पार्टी का काम कर सके। आज वो गुस्से में बोले ना बैरिस्टर गौहर पे भी कि फिर मैं भी बोलूंगा कि किसने क्या काम किया। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप क्या करना चाह रहे हैं? 5 अगस्त को आप नहीं कर सके ना, आप 26 नवंबर तो बहुत दूर की बात है। फिर यही वो बात होती है कि फिर आप करके दिखाएं। हम तो कहेंगे ना सियासी तौर पे आप सरगर्मियां करें, आप पे प्रेशर आएगा, आपको रोका जाएगा, लेकिन जब आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं सियासी तौर पे, फिर आप उसके अंदर कफन ना बांधे ना। फिर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार करें, उन लोगों को जो आपके साथ थे, जो जेलों में चले गए, जिनकी जमानतों के बाद अब आप उनको किराया भी नहीं दे रहे, क्योंकि पेशियां तो फिर भी केसेस पे हो रही हैं। उनको आप भूल गए वर्कर्स को। मैं केपीके की स्पेशल बात कर रहा हूँ। पंजाब से तो क्यादत ही नहीं निकलती, वर्कर तो बहुत दूर की बात है ना। पहले तो खुद खड़ा होना पड़ता है ना सामने से। लेकिन लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए आमिर साहब, बड़ी चेमगोइयां मुज़ाकरात के हवाले से कहीं ना कहीं हो रही थी। बुशरा बीबी से भी मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जी उनकी रिहाई शायद मुमकिन हो सकेगी। आपके पास ऐसी कुछ इत्तलात हैं? वो जो कह रहे हैं ना कि रिहाई सितंबर में केस लगेगा, तो खातून होने के नाते पहले भी होनी चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए कि उनका केस था। जमानत अब अगर हो जाती है, लेकिन पहली जमानत जो हुई थी वो बाकायदा मुज़ाकरात के बाद हुई थी, लेकिन उसका नतीजा 26 नवंबर पे संजानी की बजाय डी चौक निकला था। मेरा नहीं ख्याल, मैं तो चाहूंगा कि अल्लाह करे कहीं मुज़ाकरात हों और कुछ फैसला होना चाहिए सियासी तौर पे, वो बेहतरी है मुल्क के लिए। लेकिन जो सिचुएशन खान साहब बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इस किस्म की बात, जो लोग ये सौदा बेच रहे हैं वो 2 साल से जमानत का भी बेच रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल अब इनकलाब पिछले दिसंबर में भी आ रहा था, इस दफा भी आ रहा है, इस दफा नवंबर में भी आ रहा है। तो कुछ होना चाहिए तो हो जाए, सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको भी और मुझे। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर इलियास राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।